हेलो एंड वेलकम बैक टू पीडी क्लासेस। बेटा लास्ट 3 डेज बचे हैं फाइनल बोर्ड एग्जाम को। 23 मार्च तुम्हारे सामने आके खड़ा होने वाला है। तैयारी कैसी चल रही है? आई होप इट्स गोइंग गुड, क्योंकि वीडियोस आई होप तुम सब देख रहे हो, ठीक है। और जो नोट्स और अदर फ्री रिसोर्सेज वो सारे तुम्हें दिए हुए हैं, व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक बताया हुआ है। यहाँ से जाके ये सारे के सारे फ्री रिसोर्सेज तुम क्लास 12th के लिए ले सकते हो। दैट्स इट, ठीक है। आज we will be completing the chapter era of one party dominance through 10 most important questions. Let's not waste the time and let us start. ठीक है, ये टेस्ट सीरीज एंड ऑल समथिंग, दिस इज समथिंग विच यू ऑल नो, ठीक है। प्रीवियस वीडियोस अगर तुम ऑलरेडी देख चुके हो तो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। दूसरी बुक हमने कल स्टार्ट की थी, कल जो वीडियो अपलोड करी थी दैट वाज चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। टुडे इज टर्न ऑफ एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। फाइन, कंटेक्स्ट क्या है जल्दी से सुन लो ताकि एक कुछ चीजें याद रह जाए। कल हमने बात की थी चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग में कि इंडिया को इंडिपेंडेंस के बाद 3 चैलेंजेस आए थे। पेन क्यों नहीं काम करता यार, जस्ट अ सेकेंड, टेक्निकल इश्यूज। फाइन, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, सो कल हमने क्या बात की थी कि इंडिया को आफ्टर इंडिपेंडेंस 3 चैलेंजेस आए थे। द फर्स्ट चैलेंज वाज टू मेक अ नेशन दैट इज यूनाइटेड and yet accommodative of the diversity. So unity with diversity. Second challenge was to establish democracy. And third challenge was welfare of all. ऐसी पॉलिसीज बनानी है जिससे सबका भला हो, नॉट जस्ट वन सेक्शन ऑफ सोसाइटी, एंटायर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। और मैंने बताया था दैट फर्स्ट चैप्टर को डील करेंगे, फर्स्ट चैलेंज को हमने पूरे को डील किया फर्स्ट चैप्टर में, जिसमें फर्दर 3 इश्यूज आ गए थे जिनका नाम था पार्टीशन, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स एंड थर्ड वाज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स बेस्ड ऑन लैंग्वेज। ये तीनों चीजें हमने कल करी थी फर्स्ट चैप्टर में। आज सेकंड जो इशू है, सेकंड चैलेंज जो इंडिया ने फेस किया, टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। तो कैसे इंडिया ने डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश किया, ये हम सेकंड चैप्टर में आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। थ्रू द चैप्टर एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करना मतलब सबसे पहली बात कि इलेक्शंस कंडक्ट करने, और उन इलेक्शंस का रिजल्ट ये रहा कि कंप्लीटली एक पार्टी का डोमिनेंस रहा, और ऑब्वियसली वो पार्टी कौन सी थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस। यही इस चैप्टर में समझना है। और एक चीज याद रख लो, पहले 3 इलेक्शंस में कांग्रेस का डोमिनेंस रहा था। अगर ये क्वेश्चन आया एमसीक्यूज में और तुमने गलत किया तो फिर देखना। 1952 फर्स्ट इलेक्शन हैपेंड एंड टिल 1967 थर्ड इलेक्शन जब खत्म हो गया उसका टेन्योर 15 साल, ये 15 साल रहता है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, जो तुमने याद रखना है, ठीक है। दैट्स इट। नाउ व्हाट आर द टॉपिक्स? सबसे पहले तो जैसे चैलेंज क्या डील करना है हमने, इसमें डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करनी है। तो डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करने में क्या चैलेंजेस आए सबसे पहले वो देखेंगे, और फिर फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस में कांग्रेस का डोमिनेंस रहा, तो बेसिकली की रिजल्ट क्या आएगा फर्स्ट 3 इलेक्शंस का वो देखेंगे। फिर कांग्रेस की जो डोमिनेंस थी वो थी कैसे, व्हाट वाज द नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस एंड अंडरस्टैंड, ठीक है। और फिर चाहे जितनी मर्जी डोमिनेंस हो, कुछ तो ओपोजिशन पार्टीज का भी रोल रहेगा ना, तो ओपोजिशन का रोल, एंड लास्टली 4 पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी बात करेंगे। दैट्स इट। 10-12 क्वेश्चंस के थ्रू पूरा चैप्टर वी विल एंड। फर्स्ट टॉपिक इज चैलेंज ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी। यार डेमोक्रेसी बिल्डअप करना इट्स नॉट दैट इजी, ठीक है। कहने से नहीं हो जाती है डेमोक्रेसी बिल्डअप। यू हैव टू एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशंस, पार्लियामेंट बनाना पड़ेगा। ऑलरेडी चलो हमारे कंट्री में तो था ही, मगर वेरियस अदर इंस्टीट्यूशंस, इलेक्शन कमीशन, ठीक है, जुडिशियल सिस्टम प्रॉपर बनाना पड़ेगा, एग्जीक्यूटिव की फंक्शनिंग को चेक करना पड़ेगा कैसे हो रही है क्या हो रही है, तो ये सारी चीजें करना इट्स नॉट दैट इजी, एंड देन टू कंडक्ट इलेक्शंस इटसेल्फ। दीज वर मेजर टास्क्स। अच्छा, सबसे पहले एक सवाल जो तुम सबको आना चाहिए वो ये है
कि कॉन्स्टिट्यूशन की 3 डेट्स याद रखनी है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट हुआ था, कब साइन हुआ और कब इट केम इनटू इफेक्ट। लास्ट ईयर एमसीक्यू में तुमसे पूछा गया था, पेपर उठा के देख लो, पता लग जाएगा, ठीक है। बट मेरे बच्चों को पता था, क्योंकि ये क्वेश्चन नोट्स में मैंने दिया हुआ है और ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। कब कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट होता है? 26 नवंबर 1949। साइन कब होता है? 24 जनवरी 1950। केम इनटू इफेक्ट इन 26 जनवरी 1950। कैसे याद रखोगे? 3 डेट्स है। सबसे पहले 26 नवंबर 1949। अब नवंबर है तो पिछला साल, बाकी दोनों 1950 है, क्योंकि वो दोनों जनवरी में हो रहे हैं। एक 24 जनवरी और एक 26 जनवरी। 26 जनवरी वाले दिन तो हमें पता है कि हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, और इस दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट करना शुरू किया था, जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट, ठीक है। 2 दिन पहले हमने साइन किया था, कॉन्स्टिट्यूशन को साइन किया, और फिर इट केम इनटू इफेक्ट 26 जनवरी को, रिपब्लिक डे वाले दिन। मगर 26 जनवरी से 2 महीने पहले की अगर हम बात करें, 26 नवंबर की 1949, पिछले साल, इस दिन क्या हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड। हमने अडॉप्ट कर लिया, मान लिया कि हाँ बन गया। दिस वाज द लास्ट मीटिंग एक्चुअली। इसके बाद कुछ चेंजेस नहीं करे गए। जो ड्राफ्ट था या फिर जो बन गया कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद अमेंडमेंट्स ही हुए हैं लास्ट में, 26 जनवरी के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट होना शुरू हुआ, ठीक है। मगर 26 नवंबर वाज द लास्ट मीटिंग ओनली, कि नाउ इट्स डन। उसके बाद एक दिन साइन कर दिए, फिर एक दिन इट केम इनटू इफेक्ट। बट व्हेन वी अडॉप्टेड 26 नवंबर 1949। ये 3 डेट्स याद रखनी है। और एक और चीज एमसीक्यू में जो पूछा जा सकता है कि देखो, इंडिया में फर्स्ट इलेक्शंस तो हुए 1952 में, और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन गया 1950 में, ठीक है। इंडिपेंडेंस भी मिल गई थी 1947 में। तो ये 47 से लेके 52 तक रूल कौन कर रहा था? इलेक्शंस तो सीधा 1952 में हुए थे हमें, हमारे फर्स्ट। तो इस समय, इस दौर में, बीच में देयर वाज एन इंटरिम गवर्नमेंट। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना, जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, वही पार्लियामेंट की तरह भी बिहेव करते थे बीच में, ठीक है। नो नीड टू गो इनटू दैट। इंटरिम मतलब टेम्पररी गवर्नमेंट एक बनाई हुई थी। सो एट दैट टाइम द गवर्नमेंट वाज इंटरिम गवर्नमेंट। प्लीज रिमेंबर दिस। बात खत्म। और एक चीज और जो तुमने याद रखनी है कि अब इलेक्शंस कंडक्ट करने हैं, तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन बनाना पड़ेगा ना एक। तो सबसे पहला काम क्या किया? इलेक्शन कमीशन बना दिया। और कब बना? देखो, जनवरी 1950। ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट व्हेन 26 जनवरी 1950। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है वो सब इंप्लीमेंट होना शुरू, मतलब इलेक्शन कमीशन भी बन गया, बात खत्म, सिंपल। जनवरी 1950 एक इलेक्शन कमीशन बना दिया, और सुकुमार सेन को फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया। सुकुमार सेन, याद रख लो। सुकुमार, सुकुमार मतलब भला आदमी है ना। दैट्स इट, सुकुमार सेन फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर 1950 जनवरी को बन गया था, ठीक है। दिस इज वन थिंग। जल्दी से अब आगे देखो एक बार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आया है कि इलेक्शंस जो पहले इंडिया ने कंडक्ट किए, वो कंडक्ट करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, मुश्किलें आई। लेट्स सी, वेरी इंपॉर्टेंट। जब पहला इलेक्शंस कंडक्ट किए, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, देखो जरा। सबसे पहले तो पूरे इंडिया को डीलिमिट करना है, डिलिमिटेशन करना है। व्हाट इज डिलिमिटेशन? अगर इंडिया में इलेक्शंस करवाने हैं, इंडिया में लेट्स से 543 एमपीज हैं, उस समय कंपैरेटिवली लेसर थे, है ना, 400 समथिंग। बट द थिंग इज, इंडिया को 543 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा ना, हर एक जगह से अलग अलग एमपी को चुना जाएगा। और फिर एमएलए, क्योंकि स्टेट इलेक्शन सेंट्रल इलेक्शन, शुरू में स्टेट इलेक्शन सेंट्रल इलेक्शन एक साथ ही हुआ करते थे, ठीक है, ये याद रखो पहले। ग्रेजुअली प्रेसिडेंट्स रूल लगते गए स्टेट में, और फिर स्टेट इलेक्शंस लेट होते गए, अलग, किसी जगह पहले किसी जगह लेट, तो डिफरेंट हो गए, ठीक है। नो नीड टू गो इनटू दैट अगेन, बट एक एज अ कंटेक्स्ट यू शुड नो। शुरू में स्टेट इलेक्शंस और सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन एक साथ होते थे। तो एमएलए की कॉन्स्टिट्यूएंसीज अलग,
करना, एमपी की कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाना, ये सारे पूरे इंडिया को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना, जिसको तुम सीट्स बोलते हो ना, कितनी सीटें आई, तो ये सीट्स एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, ठीक है। और पूरे इंडिया को एमपीज के लिए 543 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करना इज नोन एज डिलिमिटेशन। और यही काम किया गया, विच वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क यार, इतना बड़ा इंडिया हमारा, उसको डिलिमिटेशन करना उसकी, विच वॉज वेरी डिफिकल्ट। देन इलेक्टोरल रोल बनाने, इलेक्टोरल रोल होता है लिस्ट ऑफ वोटर्स। व्हाट इज इलेक्टोरल रोल? लिस्ट ऑफ वोटर्स की हु इज एलिजिबल टू वोट, उसकी सबकी पूरों की लिस्ट बनाना। और फिर पता लगा कि 40 लाख वुमेन का नाम तो रिकॉर्डेड ही नहीं है। कैसे लिखा हुआ था? नाम नहीं लिखा हुआ, सिर्फ लिखा हुआ वाइफ ऑफ दिस या डॉटर ऑफ दिस पर्सन। हस्बैंड का नाम लिखा हुआ या फादर का नाम लिखा हुआ है। विमेन का नाम, जो लेडीज है उनका नाम, 40 लाख वुमेन का नाम रिकॉर्डेड नहीं था, उनके हस्बैंड का या फादर का नाम लिखा हुआ। इलेक्शन कमीशन ने बोला कि भैया मैं तो इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं, या तो रिवाइज करो वोटर लिस्ट या फिर इनको डिलीट कर दो, आई डोंट नो। और इतने बड़े काम के लिए 3 लाख ऑफिसर्स को और पोलिंग स्टाफ को लगाना पड़ा था। कीवर्ड्स पे फोकस करना है, प्लीज रिमेंबर, डिफिकल्ट टास्क। और ऊपर से टोटल वोटर्स में से सिर्फ 15% वोटर्स पढ़े लिखे थे, बाकी सब इलिटरेट थे। ओनली 15% वर लिटरेट। प्रॉब्लम यार, अनपढ़ लोग है, कैसे लोगों को चुनेंगे? इनको समझ भी आएगा वोटिंग कैसे करनी है कि नहीं करनी है? सो अगेन अ प्रॉब्लम, ठीक है। और कभी कभी एक ये क्वेश्चन आ जाता है दैट प्रिपेयरिंग फॉर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन वाज अ मैमथ एक्सरसाइज। मैमथ मतलब ह्यूज एक्सरसाइज। देखो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है, 4 क्वेश्चंस दिए हुए ना, कैन कम इन एनी फॉर्म। So how it was a huge exercise, although some of the facts we have understood. Apart from that, देखो जरा, पूरी दुनिया में इतने बड़े लेवल पे इलेक्शन कभी कंडक्ट नहीं हुआ था पूरी दुनिया में। जस्ट इमेजिन, आज 150 करोड़ है, उस समय भी हम 90, 80, 100 करोड़ होंगे। तो इतनी जनता और इतने सारे वोटर्स, मतलब जितने हमारे यहाँ पे वोटर्स थे ना, 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स, जस्ट इमेजिन। मतलब रशिया की पॉपुलेशन आज भी शायद 20-22 करोड़ कुछ होगी, तो हम उस समय उतने तो सिर्फ वोटर्स थे, जस्ट इमेजिन। इतना बड़ा देश, जिन्होंने 3200 एमएलए चुनने हैं, 489 एमपी चुनने, मेंबर ऑफ लोकसभा बेसिकली एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। जो पार्लियामेंट में हम सिर्फ लोकसभा के लोगों को चुनते हैं, राज्यसभा के लोगों को नहीं चुनते, इसीलिए एमपी और मेंबर ऑफ लोकसभा सेम थिंग, फाइन। एक ये बात हो गई। 17 करोड़ वोटर्स, 3200 एमएलए, 489 एमपीज को चुनना है, अ ग्रेट टास्क। 2 बार इलेक्शन पोस्टपोन हुए और अल्टीमेटली इलेक्शन कब से कब तक हुए? अक्टूबर 15 1951 टू फरवरी 1952। ये जो सवाल है ना, ये इस बार के या फिर लास्ट ईयर के सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर में फिर पूछा गया था, ठीक है। याद कैसे रखना है कि इलेक्शंस, इतना तो पता है कि 1951 से लेके 1952 तक चले, मगर 1951 के अक्टूबर में शुरू हुए थे और 52 के फरवरी में खत्म हुए। कैसे याद रखोगे? क्योंकि ये क्वेश्चन एमसीक्यू में ऐसे पूछा गया था, अक्टूबर की जगह कोई और मंथ, फरवरी की जगह कोई और मंथ, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, एमसीक्यू फिर गलत कर दोगे, 100 नंबर का सपना तुम्हारा टूट जाएगा, मगर हम टूटने नहीं देंगे, ठीक है। कैसे याद करेंगे? अक्टूबर, अक्टूबर में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है, ये सबको पता है, छुट्टी होती है सबकी। तो गांधी से याद रखो अक्टूबर। फरवरी में वैलेंटाइंस डे होता है, सो फ्रॉम गांधी टू वैलेंटाइंस डे फर्स्ट इलेक्शन जो हुए, ठीक है। फ्रॉम गांधी टू वैलेंटाइंस, गांधी रिप्रेजेंटिंग अक्टूबर, वैलेंटाइंस मतलब फरवरी, अक्टूबर टू फरवरी, बात खत्म, ठीक है। और टोटल 6 महीने के करीब लग गए कैंपेनिंग, पोलिंग और काउंटिंग होने में। सो इट वाज अ ह्यूज एक्सरसाइज। क्या क्वेश्चन हमने समझा? नोट्स में से देख के कीवर्ड्स के थ्रू लर्न कर लोगे। डिलिमिटेशन हुआ, इलेक्टोरल रोल बनाने पड़े, 40 लाख वुमेन का नाम रिकॉर्डेड नहीं था, वाइफ ऑफ और डॉटर ऑफ लिखा हुआ था, इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, आई विल नॉट टेक दैट, इवन इधर रिवाइज इट और डिलीट इट। 3 लाख ऑफिसर्स लगे, इतना बड़ा टास्क था। ओनली 15% वोटर्स वर लिटरेट, बाकी सब अनपढ़। प्रॉब्लम, इट वॉज अ ह्यूज एक्सरसाइज। पूरी दुनिया में आज तक इतने बड़े स्केल पे इलेक्शंस कभी नहीं हुए थे, ठीक है। 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स थे, 3200 एमएलए को चुनना था, 489 मेंबर ऑफ लोकसभा एमपीज को चुनना था। 1951 अक्टूबर से लेके फरवरी 1952 तक चले ये इलेक्शंस, 6 महीने लग गए पूरे इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने में। ये सारे फैक्ट्स याद रखने हैं, बात खत्म। एमसीक्यू आ जाए, 2 नंबर आ जाए, 4 नंबर आ जाए, 6 नंबर आ जाए, अपने को फर्क नहीं पड़ता।
दैट्स इट। ठीक है, ये है तुम्हारा फर्स्ट मेजर क्वेश्चन, what are the problems and how it was a huge exercise, mammoth exercise, that's it. Let's go to the next question. हमें कोई भी टास्क दोगे यार, हमें जितनी मर्जी बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाए, मगर हम उसको सक्सेसफुल बना के रहेंगे, इंडिया की ये फितरत है ना। प्रॉब्लम्स जितनी मर्जी हो जाए, वी फोकस ऑन सॉल्यूशंस एंड वी ऑलवेज बिकम सक्सेसफुल। उसके फैक्ट्स बताने हैं। और जबकि एक क्वेश्चन ये आता है पहले कि देयर वाज इनिशियल स्केप्टिसिज्म, जिसकी वजह से स्केप्टिसिज्म होता है डाउट। शुरू में देयर वाज डाउट, स्केप्टिसिज्म कि इंडिया में डेमोक्रेसी इलेक्शंस टिक नहीं पाएंगे। ठीक है, और इवन एक एडिटर ने तो इसे द बिगेस्ट गैम्बल इन द हिस्ट्री भी बोला था। ये तो गैम्बल है, जुआ है, चल गया मगर चांसेस है नहीं है, जुए में जीतना बहुत मुश्किल रहता है। बोले ऐसी चीज करी है इंडिया ने, इलेक्शंस कंडक्ट करवा के डेमोक्रेसी रख के। कारण क्या था? क्योंकि आज से पहले, उस समय से पहले डेमोक्रेसी सिर्फ कहां हुआ करती थी? जो कंट्रीज रिच या प्रॉस्पेरस थे, साथ में लिटरेट हुआ करते थे, पढ़े लिखे देश और अमीर देश, यहां पे डेमोक्रेसी टिकती थी। बिकॉज एक्चुअली डेमोक्रेसी इज रूल ऑफ पीपल। सो इफ पीपल विल बी इलिटरेट, तो उनको इन्फ्लुएंस करना गलत चीजों के लिए आसान हो जाएगा, तो गलत लोगों को चुनेंगे। प्लस इफ पीपल विल बी इलिटरेट, तो भी गलत लोगों को चुनेंगे। सो दैट्स व्हाई डेमोक्रेसी के लिए कुछ प्री रिक्विसाइट्स होते हैं। आपका कंट्री एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट रिच एंड प्रॉस्पेरस होना चाहिए, प्लस पीपल शुड बी लिटरेट। ठीक है, टू सम एक्सटेंट, टू इलेक्ट बेटर लीडर्स, गुड लीडर्स, है ना, इफ नॉट बेस्ट एटलीस्ट बेटर लीडर्स। बट इंडिया में दोनों ही कंडीशंस नहीं थी, ना तो हम रिच थे ना ही लिटरेट थे, तो दैट्स व्हाई देयर वाज डाउट। ठीक है, तो ये सारी बातें लिखी हुई हैं यहाँ पे, और इसीलिए एक इंडियन एडिटर ने इसको द बिगेस्ट गैम्बल इन हिस्ट्री भी बोला था। उसका भी एक कारण है, हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज रख दिया। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मींस, यूनिवर्सल मींस एवरीवन, एडल्ट मींस उस समय एडल्ट इंडिया में 21+ माना जाता था, मतलब विद रिस्पेक्ट टू वोटिंग 21 मिनिमम एज होनी चाहिए आपको वोटर बनने के लिए। सो जो भी 21 से ऊपर है, फ्रेंचाइज मींस राइट टू वोट। एवरीवन हु इज अबव 21 years of age will have right to vote. This is universal adult franchise. Even all the women, इतने बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज ने भी वुमेन को राइट टू वोट नहीं दिया था, इंडिया ने दे दिया। ठीक है, why I am not saying that women को राइट टू वोट नहीं मिलना चाहिए, but at that time, see, जब तक सिचुएशन कंडीशंस ठीक ही नहीं है, there was a patriarchal society, but now it's a patriarchal society. अब जब तक वुमेन की कंडीशंस ठीक ही नहीं है, वुमेन इज स्टिल कन्फाइंड टू द फोर वॉल्स ऑफ द किचन, although forcefully, they don't know ना whatever is happening outside. ठीक है, तो कंपैरेटिवली लेसर लिटरेट, प्लस नो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज बेस अराउंड व्हाट्स हैपनिंग इन द पॉलिटिक्स, तो उनको राइट टू वोट दे दिया, है ना। मतलब अभी पीछे देखा 40 लाख वुमेन का तो नाम वाइफ ऑफ और डॉटर ऑफ से आ रहा है। अब मतलब अपना नाम तो वो बता नहीं रहे हैं, अपने हस्बैंड का या फादर का नाम बता रहे हैं। तो उस लेवल की सोसाइटी में हमने उनको भी राइट टू वोट दे दिया। दैट वाज अ वेरी बोल्ड एंड रिस्की थिंग विच वी डिड, बट दैट्स फाइन, इंडिया है भाई। ठीक है, एंड हमने फिर अचीव भी करके दिखाया। क्या क्या अचीवमेंट्स थी, फटाफट से देख लो अचीवमेंट्स के, हम फैक्ट्स गिनवा देंगे। ठीक है, सवाल आएगा हम लिख देंगे, बता देंगे कैसे अचीव। देखो, एक्टिवली सबने पार्टिसिपेट किया इलेक्शंस में, मतलब एंड नॉट जस्ट इन वोटिंग, वोट तो सबने किया ही। ऑलमोस्ट मोर देन हाफ ऑफ द एलिजिबल वोटर्स वेंट टू वोट। मोर देन हाफ का मतलब होता है कि 50% से ज्यादा लोग वोट करने गए। मतलब आज भी अगर तुम देखो कि कितने लोग जाते हैं वोट करने के लिए, वोटर टर्नआउट अराउंड 50, 60, 60, 70, 65 के करीब ही होता है। और उस समय जो फर्स्ट इलेक्शन थे तब भी 50% से ज्यादा लोग वोट करने गए, विच वाज अ ग्रेट अचीवमेंट। प्लस हर सीट पे मिनिमम 4 कैंडिडेट्स खड़े हुए थे यार, कंटेस्ट करने के लिए। एमपी एमएलए बनने के लिए भी इतना उत्साह था, मतलब टू कंटेस्ट इलेक्शंस, every seat there were minimum 4 and 5 choices for the citizens कि किसको चूज करें। ठीक है, so elections were competitive. That shows that it was a successful event.
एंड देन जब रिजल्ट्स डिक्लेयर किए गए सबने एक्सेप्ट किया कि फेयर हुआ है जो भी हुआ है, इवन लूजर्स एक्सेप्टेड कि यार नहीं इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हुए हैं, ठीक है। और कोई भी इवेंट का सक्सेस इसी पे डिपेंड करता है कि हारने वाले लोग भी एक्सेप्ट करें कि जो भी हुआ है वो फेयर हुआ है। देन इंडिया के एक्सपेरिमेंट ने सारे क्रिटिक्स को गलत प्रूव कर दिया। इंडिया के बाहर के जो ऑब्जर्वर्स थे, वेस्टर्न कंट्रीज आल्सो वर इक्वली इंप्रेस्ड यार कि वाह यार इंडिया ने करके दिखाया। इट वाज वेरी डिफिकल्ट टास्क बट इन्होंने करके दिखाया है। एंड इट बिकेम अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड। रीजन बीइंग क्योंकि अब कोई ये नहीं कह सकता था कि डेमोक्रेसी सिर्फ पढ़े लिखे और प्रॉस्पेरस कंट्रीज में ही हो सकता है। नो, इलेक्शंस अब पॉवर्टी और लैक ऑफ एजुकेशन वाली जगह पे भी हो सकता है। मतलब पुअर कंट्रीज प्लस इलिटरेट, यहाँ इलिटरेसी एंड पॉवर्टी में भी इलेक्शंस हो सकते हैं। ये इंडिया ने करके दिखा दिया। we don't want it we don't want to be part of as a country which is poor and illiterate, but still हम थे, it's a fact, but still हमने करके दिखाया। इलेक्शंस करे अच्छे से हमने अचीव किया, पार्टिसिपेशन वाज गुड, दैट्स फाइन, है ना। so that is our success in conducting the first general elections. It became a landmark in the history, है ना, of democracy all over the world। जहाँ पे भी पूरी दुनिया में मतलब डेमोक्रेसी से के रिलेटेड इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। चलो दिस इज वन थिंग। दो सवाल हो गए हमारे। क्या क्या करा है देखो एक बार। सबसे पहले हमने देखा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, एंड इट वाज अ मैमूथ एक्सरसाइज, इट वाज अ ह्यूज एक्सरसाइज। देन देयर वाज इनिशियल सेप्टिसिज्म। skepticism क्या होता है? there was doubts regarding India's democratic experiment but we achieved, so achievements, बात खत्म, ठीक है। अब ये दो क्वेश्चंस तुम्हें रटे होने चाहिए क्योंकि अब हम ये कर चुके। then there's a question which comes कि यार कैसे कैसे हमारे वोटिंग के मेथड्स बदले हैं, ठीक है। ये बॉक्स जो तुम्हें दिया हुआ एनसीईआरटी में उससे हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, पहले आया भी हुआ है। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट स्टिल पता होना चाहिए। सबसे पहले देयर वाज, मतलब इस पे ज्यादा टाइम नहीं देना है। सबसे पहले देयर वाज बैलेट बॉक्स, देन बैलेट पेपर एंड देन ईवीएम मशीन्स। नाउ व्हाट इज बैलेट बॉक्स? ये 1962 तक चला। व्हाट इज बैलेट बॉक्स? बैलेट बॉक्स होता है कि हर कैंडिडेट का आगे अलग बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, और तुम्हें एक ब्लैंक पेपर मिलेगा। तुमने वो ब्लैंक पेपर जिस भी पार्टी ए बी सी, जिस भी पार्टी तुम्हें जो भी पार्टी पसंद है उसके डब्बे में तुम बैलेट उसके डब्बे में उसके बैलेट बॉक्स में तुम पेपर डाल दोगे। तो दिस इज बैलेट बॉक्स। बॉक्स सबका बॉक्स अलग है, दैट्स बैलेट बॉक्स। फर्स्ट सिस्टम इट वाज टिल 1962। 1962 से लेके टिल 1990s तक जो सिस्टम चला दैट वाज बैलेट पेपर। नाउ व्हाट इज बैलेट पेपर? अब डब्बा इन्होंने एक कर दिया, ठीक है, मगर एक ही डब्बा कर दिया और एक पेपर पे सबके नाम, सारी पार्टीज के नाम लिख दिए, ए बी सी डी, और तुम्हें एक स्टैंप दे दिया। तुम्हें जिसकी भी पार्टी सही लगती है, जिसको भी वोट करना है, उस पार्टी के आगे तुमने स्टैंप लगा दिया और पेपर फोल्ड करके बैलेट एक बॉक्स में डाल दिया। अब बैलेट पेपर इंपॉर्टेंट हो गया। पहले बैलेट बॉक्स सबका अलग था, अब बैलेट पेपर पे ही अलग अलग पार्टीज का नाम है, दैट्स व्हाई बैलेट पेपर टिल 90s। और 90s के बाद से तो शुरू होगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो ईवीएम्स होती हैं, जो अभी यूज हो रही हैं, ठीक है। एक मशीन है, मशीन पे ही अलग अलग पार्टीज के नाम है और आगे बटन दिए हुए हैं। तुम्हें जो पार्टी पसंद आती है उस पार्टी के सामने वाला बटन दबा दो, वोट अपने आप ही रजिस्टर हो जाएगा, दैट्स इट। ये 90s से शुरू हुआ था, बट फर्स्ट इलेक्शन जब पूरे इंडिया में ईवीएम मशीन से इलेक्शन हुए थे दैट वाज इलेक्शन ऑफ 2004। इट इज अ फैक्ट विच यू नीड टू रिमेंबर। 2004 का इलेक्शन था जब पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया, इलेक्शंस ईवीएम के थ्रू हुए थे। दीज आर द चेंजिंग मेथड्स ऑफ वोटिंग, जस्ट गिव इट अ रीड एंड यू गेट टू अंडरस्टैंड इट, दैट्स इट, ठीक है। ये नोट व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक तुम्हें दिया हुआ है, वहां से मिल जाएंगे और इसको ले लो, यूज कर लो, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कांग्रेस की डोमिनेंस इन द फर्स्ट 3 इलेक्शंस। इलेक्शंस तो कंडक्ट हो गए, अब रिजल्ट की बात कर लेते हैं। तो रिजल्ट क्या आया था अब देख लो एक बार। सबसे पहले फर्स्ट जनरल इलेक्शंस का रिजल्ट, ठीक है, और हम लोकसभा की भी बात करेंगे और स्टेट इलेक्शंस की भी बात करेंगे। लोकसभा मींस सेंटर,
इलेक्शंस और स्टेट मतलब हर एक स्टेट इलेक्शंस भी, क्योंकि पहले मैंने बताया एक साथ इलेक्शंस होते थे सेंटर में भी और सारे स्टेट्स में भी। ठीक है, देखो जरा अब क्या रिजल्ट रहा सबसे पहले, रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस। इतना तो हमें पता है कि कांग्रेस जीतेगी, चैप्टर का नाम ही ईयर ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस है, मगर तुम्हें ये नंबर भी याद होना चाहिए फर्स्ट इलेक्शंस में और सेंटर के, पहले सेंटर के इलेक्शंस या फिर लोकसभा के। रिजल्ट क्या रहा, कांग्रेस पार्टी 364 सीट्स जीती आउट ऑफ 489, 489 में से 364। सेकंड नंबर पे जो पार्टी आई थी दैट वाज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई, मगर वो सिर्फ 16 सीटें जीती। जस्ट इमेजिन, फर्स्ट नंबर वाला 364, सेकंड वाला सिर्फ 16 सीटें, डिफरेंस देख रहे हो, कोई आसपास भी नहीं था भाई, इट वाज अ ग्रेट डोमिनेंस। ठीक है, और स्टेट इलेक्शंस की भी अगर हम बात करें तो कांग्रेस की एक बड़ी विक्ट्री रही। पहली बात तो सारे स्टेट्स में मेजॉरिटी, मेजॉरिटी मतलब कि सबने इजीली, कांग्रेस ने हर स्टेट में सरकार बना ली, सिर्फ ये कुछ जगह पे उनकी मेजॉरिटी नहीं आई थी, मेजॉरिटी नहीं आई थी, सबसे ज्यादा सीटें इन्हीं की थी। फॉर एग्जाम्पल अगर टोटल 100 सीट्स हैं, ठीक है, 100 में से मेजॉरिटी क्या होगा, हाफ प्लस वन मतलब 51। ठीक है, सब में तो मतलब 50% से ज्यादा सीट्स थी, सिर्फ इन स्टेट्स में मेजॉरिटी नहीं थी, मगर बाकियों से ज्यादा ही थी। किसी की 20 होंगी, किसी की 30 होंगी, कांग्रेस की 40 होंगी इनमें, और मेजरली तो सब में 50 प्लस ही थी। मगर इन स्टेट्स में ट्रावनकोर, कोची जो आज का केरला है, मद्रास और ओडिशा, इन 3 जगह पे, और ये फैक्ट याद रखना है फॉर एमसीक्यू पर्पस, यहाँ पे मेजॉरिटी नहीं आई थी बस, मगर इन तीनों स्टेट्स में भी उन्होंने अल्टीमेटली सरकार बना ली थी, दैट्स इट, जैसे तैसे करके। ठीक है, दिस इज वन थिंग। सेंटर इलेक्शंस, स्टेट इलेक्शंस कैसे क्या याद रखोगे। फर्स्ट इलेक्शंस की हमने बात करी 1952 की, 1952 इलेक्शंस में अगर हम सेंट्रल इलेक्शंस की बात करें तो उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस फर्स्ट नंबर पे आई, 364 आउट ऑफ 489 सीट्स। सेकंड नंबर पे जो आया वो थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिनकी सीटें आई सिर्फ 16 आउट ऑफ 489, सो देयर वाज ह्यूज गैप बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड कंटेंडर्स, सेकंड पोजीशंस। और स्टेट इलेक्शंस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस स्कोर्ड अ बिग बिग विक्ट्री इन ऑलमोस्ट एवरी स्टेट, कांग्रेस फॉर्म द गवर्नमेंट एक्सेप्ट एवरी स्टेट मेजॉरिटी, एक्सेप्ट किसमें, 3 जगह पे, ट्रावनकोर कोची जो आज का केरला है, ठीक है, एंड मद्रास एंड ओडिशा। मगर अल्टीमेटली यहाँ पे भी उन्होंने गवर्नमेंट बना ली थी, ये याद रखना है। और उनकी जीत के कारण क्या थे, वैसे तो ये आगे हम मेजरली क्वेश्चन आएगा उस पे एक, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार आया है, विच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। तो ये वन पार्टी डोमिनेंस क्यों रही थी ये तो पता होना चाहिए ना, डोमिनेंस के कारण क्या थे, तो वो आगे क्वेश्चन दिया हुआ, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। बट स्टिल कुछ चीजें यहाँ पे भी देख लो। एक तो यार कांग्रेस की इनहेरिटेड लेगेसी ऑफ द नेशनल मूवमेंट, भाई आजादी की लड़ाई में एक ही मेजर पार्टी हुआ करती थी, कांग्रेस, है ना, इंडिया की द मोस्ट ओल्डेस्ट पार्टी, 1885 में बनी थी यार। ठीक है, तो लोगों का एक ट्रस्ट था, विश्वास था, लेगेसी थी उनके पास, जीतना ही था। एंड देन इट वाज द ओनली पार्टी टू हैव एन ऑर्गेनाइजेशन स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, पूरे कंट्री में उनके अलग अलग जगह पे भी जाके, मतलब ऑर्गेनाइजेशन वहां ग्रास रूट लेवल तक फैली हुई थी, कि पुरानी पार्टी थी यार। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, पार्टी का द मोस्ट पॉपुलर एंड कैरिस्मेटिक लीडर कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, एक अलग ही कैरिस्मा था। मतलब अभी ये मोदी जी की रैलीज में रश देखते हैं ना, इतना ज्यादा लोग मतलब उनकी रैली में बहुत इमोशनली जाते हैं, ठीक है, पीपल हु फेवर देम, नो, बट एट दैट टाइम यू कैन नॉट इवन इमेजिन, उस समय में नेहरू जी की इतनी पॉपुलैरिटी थी, मीन्स आई टेल यू नो, आई, मतलब हम, मैंने तो देखा ही नहीं है, बट जितना मैंने लोगों से सुना है और जो बुक्स में पढ़ा है ना, तो और जो इमेजेस अगर कुछ देखी हैं तो दैट वाज सो ह्यूज। ठीक है, इवन बिगर देन मोदी जीज रैलीज, ठीक है, नेहरू जी की जितनी रैलीज में उस समय रश हुआ करता था, उनका एक अलग कैरिस्मा, उनका बोलने का तरीका, ठीक है, सो दैट वाज रिफ्लेक्टेड व्हाइल ही यूज्ड टू गिव स्पीचेस
फाइन। सो वो एक पकड़ थी उनकी पॉलिटिक्स पे भी और उनका एक बोलने का तरीका, ठीक है। तो ये सारे कारण थे जिसकी वजह से कांग्रेस ने इतना डोमिनेट किया इलेक्शंस में। आगे और रीजंस भी देखेंगे हम, ठीक है। देन सेकंड एंड थर्ड जनरल इलेक्शंस की अगर हम बात करें, उनका रिजल्ट देखते थे। फर्स्ट का देख लिया, अब सेकंड एंड थर्ड देखो जरा। सेंटर गवर्नमेंट, पहले लोकसभा की बात करते हैं, तो फिर से कांग्रेस अराउंड 3/4 ऑफ द सीट्स जीत गई, ठीक है। और कोई भी ओपोजिशन पार्टीज इवन 10वां हिस्सा भी नहीं जीत पाई जितने कांग्रेस जीती, ठीक है। 3/4 ऑफ द सीट्स मतलब 75% सीटें फिर से कांग्रेस के नाम। अगर एक्चुअल फिगर जाननी है कितनी थी तो ये देख लो, 364 फर्स्ट इलेक्शंस में, ये हम बात कर चुके हैं। और सेकंड इलेक्शंस में 371, थर्ड में 361। सेकंड इलेक्शंस में 371, थर्ड में 361, फर्स्ट में इट वाज 364, ये याद रखो, ठीक है। फर्स्ट वाज 489 में से, सेकंड 494 में से, थर्ड अगेन 494 में से। 5 एमपीज बढ़ गए थे सेकंड और थर्ड जनरल इलेक्शंस में, 5 सीट्स। एक तो ये हो गया। एंड देन स्टेट इलेक्शंस का क्या रिजल्ट था सेकंड और थर्ड? अगेन इन स्टेट असेंबली इलेक्शंस कांग्रेस डिड नॉट गेट मेजॉरिटी इन फ्यू केसेस, ऑब्वियसली वो तो फर्स्ट इलेक्शंस में भी हुआ था। किन किन स्टेट में मेजॉरिटी नहीं आई थी फर्स्ट इलेक्शंस में? ट्रेवनकोर, कोचीन, मद्रास, ओडिशा। इस बार भी कुछ स्टेट्स में मेजॉरिटी नहीं आई, मगर पिछली बार तो इन स्टेट्स में भी कांग्रेस ने गवर्नमेंट बना ही ली थी जैसे तैसे करके। मगर इस बार ऐसा हुआ कि केरला में 1957 में कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई। पहली बार पूरे भारत में, चाहे वो सेंट्रल इलेक्शन हो चाहे स्टेट इलेक्शन हो, सेंटर में तो चलो कोई आसपास भी नहीं है, मगर स्टेट, किसी एक स्टेट में कांग्रेस हारी हो या कांग्रेस के अलावा किसी की सरकार बनी हो, दैट वाज इन 1957 in Kerala, and it was a coalition led by the CPI, Communist Party. 1957 which was the second elections, केरला में कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई। सरकार बनी किसकी थी? इट्स नॉट सीपीआई गवर्नमेंट, इट वाज अ कोएलिशन गवर्नमेंट, प्लीज रिमेंबर दिस, led by CPI. Why I am saying this, that it was a coalition government led by CPI, because आगे तुम्हें समझ आएगा नेक्स्ट चैप्टर्स में। व्हाई आई एम सेइंग दिस, पहली बार कांग्रेस के अलावा किसी की सरकार बनी थी 1957 व्हिच वाज अ कोलिशन गवर्नमेंट लेड बाय सीपीआई। मगर पहली बार इंडिपेंडेंटली किसी ने कांग्रेस के अलावा किसी ने सरकार बनाई हो, दैट वाज इन 1967, 10 years later, बाय डीएमके इन तमिलनाडु, जो हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट चैप्टर, दैट चैलेंजेस टू एडिस्ट्रेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम वाले चैप्टर में। तो एमसीक्यू में यहाँ पे सीबीएसई तुम्हें वो करेगा। तो यू नीड टू रिमेंबर, फर्स्ट टाइम जब बनी थी कांग्रेस के अलावा, दैट वाज अ कोलिशन गवर्नमेंट जिसमें मेजर पार्टी सीपीआई थी, मगर इंडिपेंडेंटली बिना कोलिशन के किसी ने सरकार बनाई हो कांग्रेस के अलावा किसी स्टेट में, दैट वाज डीएमके। मगर ये दोनों तो स्टेट के रिलेटेड है, दीज वर ऑल रिलेटेड टू स्टेट इलेक्शंस। एक और चीज अभी याद रख लो, सेंटर गवर्नमेंट में, सेंटर में लोकसभा में कांग्रेस के अलावा किसी की सरकार बनी हो, प्राइम मिनिस्टर ही कांग्रेस का नहीं बना, वो पहली बार कब हुआ था? देखो जरा, 1957 प्लस 10 इयर्स कितने हो गए? 67। और 1967 प्लस 10 कितने हो जाएंगे? 10 साल और बढ़ा दो, 1977। तब सेंट्रल गवर्नमेंट में पहली बार कांग्रेस हारी थी, और जो सरकार आई थी वो थी जनता पार्टी गवर्नमेंट आफ्टर इमरजेंसी। ऑब्वियसली यार तुम पढ़ चुके हो अभी तक, कीबोर्ड दे चुके हो, बोर्ड्स आगे 3 दिन बचे हैं, तो ये पता है तो इट्स फाइन, अदरवाइज कोई बात नहीं है, आगे हम करेंगे। जनता पार्टी, और जो बने थे प्राइम मिनिस्टर, कौन बने थे? मोरारजी देसाई। दैट्स इट, प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। सो ये एक बात हमने समझी। तो इलेक्शंस का रिजल्ट तो हमें पता लग गया, ठीक है, पहले का भी, सेकंड का भी, थर्ड का भी। सिर्फ सेकंड इलेक्शंस में एक स्टेट में, केरला में, ऐसा पहली बार हुआ था कि कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, बनी किसकी थी? कोलिशन गवर्नमेंट थी व्हिच वाज लेड बाय सीपीआई। एक और चीज, अभी जो सीपीआई की सरकार बनी है वो कैसे बनी थी और फिर कैसे हट भी गई, ये सवाल तुम्हें पता होना चाहिए। ये वाला पार्ट है कि कैसे बनी थी, ये पार्ट है कैसे हटा दी गई, ठीक है। देखो क्या हुआ था, जो
इलेक्शंस हुए 57 में, कम्युनिस्ट पार्टी की सबसे ज्यादा सीट्स आई थी, मोस्ट सीट्स, मेजोरिटी नहीं आई। सरकार बनाने के लिए मेजोरिटी चाहिए होती है, मेजोरिटी होते हैं ½ + 1। केरला में टोटल 126 सीट्स हैं, लेट्स से उस समय 126 सीट्स इन केरला, मेजोरिटी क्या होगा, ½ + 1, दैट विल बी 64। मगर सीपीआई की कितनी सीट्स आई, 60, तो इनको तो 4 लोग और चाहिए मिनिमम। तो इनको 5 लोगों ने एक्चुअली सपोर्ट किया, 5 इंडिपेंडेंट्स ने जो बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के कंटेस्ट कर रहे थे इलेक्शन और जीत गए थे, उन्होंने इनको सपोर्ट किया सीपीआई को, और अल्टीमेटली कितने हो गए, 60 + 5 65। मगर मेजोरिटी के लिए सिर्फ 64 चाहिए था, इनके पास 65 हो गए, इसीलिए इन्होंने गवर्नमेंट बना ली। देयरफॉर इट वाज अ कोएलिशन गवर्नमेंट लेड बाय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। दैट्स इट, दिस इज समथिंग व्हिच यू नीड टू रिमेंबर। और जब आपकी मेजोरिटी आ जाती तो आपकी मेन पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर होता है, उस समय लीडर था कम्युनिस्ट पार्टी का ईएमएस नाम्बूदिरिपद, ये याद रखोगे, पूछा जाएगा एमसीक्यू में, पूछा जाएगा, पता होना चाहिए। ईएमएस नाम्बूदिरिपद, इनको बुलाया गया, बोला आप सरकार बना लो, उन्होंने सरकार बना ली। मगर प्रॉब्लम ये थी कि भैया कांग्रेस को तो ये बात हजम ना हुई कि हमारे अलावा किसी की सरकार कैसे चल रही है। कांग्रेस ने एक लिबरेशन स्ट्रगल शुरू कर दिया, बोले इसको तो हटा के रहेंगे। नाम कितना पॉजिटिव दिया है, लिबरेशन स्ट्रगल, बोले केरला को लिबरेट करवाना है कम्युनिस्ट पार्टी से, ठीक है। और बहाना किसका मारा, बहाना क्या यूज किया कि वहां पे जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो सही से काम नहीं कर पा रही है, इसीलिए आर्टिकल 356 का यूज करके, ये अब क्लास 11th का पार्ट है, विच इज नोन एज स्टेट इमरजेंसी और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। प्रेसिडेंट रूल लगा दिया और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो थी केरला में उसको डिसमिस कर दिया। इट्स एक्चुअली द फर्स्ट मिसयूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी पावर्स, ठीक है। 3 तरह की इमरजेंसी होती है ना, 11th क्लास में पढ़ा था, ठीक है। वन इज आर्टिकल 352, वन इज आर्टिकल 356, वन इज आर्टिकल 360। दिस इज नेशनल इमरजेंसी, जो हम चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे, द क्राइसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। And then 356 is this state emergency or constitutional emergency, and then 360 is financial emergency। financial emergency इंडिया में कभी नहीं लगी है, ना ही कभी लगे होपफुली। state emergency, this was, इसका मिसयूज किया गया, इस इमरजेंसी प्रोविजन का मिसयूज करके स्टेट की गवर्नमेंट को हटा दिया और फिर दोबारा इलेक्शंस करवा के खुद वहां पे जीत गए, ये कांग्रेस ने किया। दिस इज वन थिंग विच यू शुड नो। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है द नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस। कांग्रेस की इस डोमिनेंस का नेचर क्या था, when you'll get to the questions you'll understand the topic। सबसे पहली बात तो यार देखो, इंडिया में वन पार्टी डोमिनेंस रहा पूरे 15 साल, है ना। सेंटर स्टेट इलेक्शंस में कांग्रेस ने पूरा डोमिनेट किया। स्टेट में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि कम्युनिस्ट पार्टी लेड कोलिशन आया हो, मगर वो भी 57 में आया था, 59 में हटा दिया गया लिबरेशन स्ट्रगल करके, किसने, कांग्रेस ने। अदरवाइज तो वन पार्टी डोमिनेंस था। मगर जहां जहां वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम होता है यूजुअली वो अच्छा नहीं माना जाता ना। बट इंडिया का वन पार्टी डोमिनेंस कैसे दूसरे कंट्रीज के वन पार्टी डोमिनेंस से डिफरेंट था, ये यहाँ पे समझाना है। और समझाना क्या है, ये समझ आएगा कि जहां जहां और कंट्रीज में वन पार्टी डोमिनेंस है वहां पे डेमोक्रेसी कॉम्प्रोमाइज की जाती है, कहीं ना कहीं गलत तरीके यूज की जाते हैं, जैसे चाइना, क्यूबा, सीरिया, म्यांमार, बेलारूस, इजिप्ट, एरिट्रिया, मैक्सिको, साउथ कोरिया, ताइवान। When you'll read it, you'll understand यहाँ पे हर जगह कुछ ना कुछ मिसयूज हो रहा है और इमरजेंसी को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, ठीक है। मगर इंडिया की अगर हम बात करें तो यार इंडिया में तो बहुत सारी पार्टीज अलाउड थी। अभी अगर हमने मैप जो पीछे देखा रिजल्ट्स का, तो देखो हर इलेक्शन में इतनी सारी पार्टीज अलाउड थी, जिनकी और भी बहुत सारी पार्टीज होंगी जो जीत नहीं पाए होंगे। इतनी पार्टीज कंटेस्ट कर रही है इलेक्शंस, तो जीत कांग्रेस रही है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि कांग्रेस के जीतने के रीजंस मैंने बताए, है ना, तो वो याद रखो। तो एक तो ये बात हो गई। तो इंडिया में मेनी पार्टीज वर अलाउड बट स्टिल फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वर हैपनिंग, बट कांग्रेस मैनेज्ड टू विन इलेक्शन, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। और ये एक और जगह भी हुआ था यार, जहां जहां पे भी ना, याद रखना, फ्रीडम मूवमेंट चली हो, आजादी की लड़ाई चली हो, और आजादी की लड़ाई जिस भी पार्टी ने लड़ी हो, कुछ साल इंडिपेंडेंस मिलने के बाद उस पार्टी को बहुत सपोर्ट मिलता है, वो सरकार में रहते हैं, ठीक है। और यही इंडिया के साथ हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस। यही अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में जो नेल्सन मंडेला की जी की पार्टी थी,
अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस भी ऐसे ही वन पार्टी डोमिनेंस उन्होंने भी बनाई साउथ अफ्रीका में, जब अपार्थाइड खत्म हो गया था और उनको इंडिपेंडेंस मिल गई थी अराउंड 90s में लेटर। ठीक है, तो दिस इज वन थिंग। सो इंडिया में जो वन पार्टी डोमिनेंस थी दैट वाज अंडर डेमोक्रेटिक कंडीशंस। अदर कंट्रीज लाइक दिस चाइना, क्यूबा, सीरिया एंड अदर्स, डेमोक्रेसी इज कॉम्प्रोमाइज्ड, दैट्स इट। ये बात तुम याद रखोगे। फिर इस चैप्टर का द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इजी क्वेश्चन, कारण क्या थे कि कांग्रेस इतना जीत रही थी? व्हाट वर द रीजंस फॉर द डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस? चैप्टर का नाम है वन पार्टी डोमिनेंस, तो उसका रीजन ही करना ही पता है तो क्या फायदा, तो रीजन हम देख लेते हैं। ठीक है, आई मे बी अ लिटिल क्विकर, मगर तुम समझते रहना, सुनते रहना, टाइम वेस्ट नहीं करना है ना अभी। फाइन, और क्लासेस भी है बच्चे अभी, और है ना, फिर बच्चों के मैसेजेस बज रहे हैं फोन पे, तो इट्स नॉट, तो पहले वो डाउट्स भी ले लेंगे साथ साथ। पहले अब एक बार ये खत्म तभी जल्दी करना पड़ेगा। नाउ सी, क्या कारण थे? पहला कारण है लेगेसी ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, मैंने पहले बताया अभी। भाई आज़ादी की लड़ाई की लेगेसी थी उनके पास, विरासत, है ना, तो लोगों ने सपोर्ट तो ऑब्वियसली करना ही था। पूरी आज़ादी की लड़ाई लड़ी है यार, जाने दी हैं, कुर्बानियां दी हैं। फिर इट वॉज अ वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी, मतलब इट वॉज द ओनली पार्टी जिसके पूरे इंडिया में अलग अलग कोनों में, रिमोट एरियाज तक भी ऑर्गेनाइजेशन फैली हुई थी, है ना। ग्रेट थिंग, और किसी पार्टी का था ही नहीं है। तो दूर दूर तक आधे लोगों को तो पता ही नहीं था कांग्रेस के अलावा कोई पार्टी कंटेस्ट भी करती इलेक्शन, तो सबको वोट, इलेक्शन होने आया तो कांग्रेस का कौन खड़ा हुआ भाई, हाथ को वोट देना। उस समय एक्चुअली उनका सिंबल कुछ और हुआ करता था, ठीक है, आज तो है जिसको हम पंजा बोलते हैं ना, बट पहले इलेक्शन सिंबल उनका कुछ और हुआ करता था। फाइन, वन मोर थिंग वाज वाइड बेस एंड ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क। अगेन बेस बहुत वाइड है। वाइड बेस कैसे था? इट वाज ऑल इंक्लूसिव पार्टी। वाइड बेस देखो जरा, लोकल लेवल तक था। लेंथ एंड ब्रेड्थ, लेंथ एंड ब्रेड्थ का मतलब है, एक तो यार पूरे इंडिया में फैला हुआ है उनका ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी बात, डीप डाउन, मतलब एक जगह अगर है, लेट से अगर हम एक रीजन की बात करें दिल्ली, तो दिल्ली के अंदर भी जहां जहां भी कोई गांव है, कोई अर्बन रूरल एरिया है, वहां तक, उस डेप्थ तक भी उनका ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क था। एंड इट वाज ऑल इंक्लूसिव पार्टी, हर तरह के लोग कांग्रेस के अंदर थे। यही सही नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा आता है, हाउ इट वाज एन ऑल इंक्लूसिव पार्टी। टॉपिक है कांग्रेस एज ए सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिशन। सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिशन, हर समाज का और हर विचारधारा का आदमी कांग्रेस के अंदर था। पहले देखो, हर हाउ इट वाज ए सोशल कोलिशन, ध्यान से देखना, क्वेश्चन आएगा और ये किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो ये चारों क्वेश्चन तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहे होंगे ना, 5 क्वेश्चंस। सबसे पहले कांग्रेस ने शुरुआत की थी एज एन इंग्लिश स्पीकिंग अर्बन एलीट, शहर में रहने वाले शहरी इंग्लिश पढ़े लिखे लोगों का एक ग्रुप हुआ करता था कांग्रेस पार्टी। मगर जैसे जैसे अलग अलग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च होती गई, देखो एक तो तुमने क्लास 10th में पढ़ा था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विच स्टार्टेड इन 1930, है ना, सॉल्ट सत्याग्रह के बाद। फाइन, बट that was a major civil disobedience movement. Otherwise here civil disobedience movement is used as a general term. सिविल होता है कानून को, डिसोबीडियंस मतलब तोड़ना, कानून तोड़ना मतलब ब्रिटिशर्स ने जो कानून बनाया हम उनको ओबे नहीं करेंगे, विल नॉट कोऑपरेट विद यू, विल voluntarily and intentionally distort and disobey your rules. This was civil disobedience movement. ठीक है, जैसे जैसे मूवमेंट्स होती गई, कांग्रेस अलग अलग जगह पे जाने लगी, गांधी जी अलग अलग जगह पे जाके सत्याग्रह करते थे, तो सोशल बेस बहुत वाइड होता गया यार, हर समाज के लोग जुड़ते गए। जो शुरू में इंग्लिश स्पीकिंग सिर्फ इलीट हुआ करते थे, अब देखो डाइवर्स ग्रुप्स थे, इवन ऑपोजिट कॉन्ट्राडिक्टरी ग्रुप्स भी थे। जैसे पीजेंट्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, पीजेंट फार्मर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट उद्योगपति एक ही पार्टी में। अर्बन डेवलपर शहर में रहने वाले भी, विलेजर्स भी हैं, काम करने वाले वर्कर्स भी हैं, फैक्ट्री ओनर्स भी हैं, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपर क्लास और सारी कास्ट, सारे लोगों को कांग्रेस ने स्पेस दे रखी थी। ठीक है, और which started as an English speaking urban elite party, it ultimately shifted to its base as agricultural based leaders as a party.
है ना, और हर समाज से लोग, सो दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट इट इज अ सोशल कोएलिशन. दिस वाज वन थिंग. ठीक है, इसीलिए इसको एक रेनबो कोलिशन भी, रेनबो लाइक सोशल कोलिशन भी बोला जाता है. रेनबो रिप्रेजेंटिंग डाइवर्सिटी, नो, 7 डिफरेंट कलर्स. That was Congress at that time, and that's why there was dominance of Congress. नेक्स्ट इज इट वाज एन आइडियोलॉजिकल कोलिशन. आइडियोलॉजिकल क्या होता है? हर विचारधारा के लोग थे. हर विचारधारा, जैसे रिवोल्यूशनरीज जो बदलाव चाहते हैं एकदम रैंडम सडन, पैसिफिस्ट जो थोड़ा सोचते हैं कि आराम से चलेंगे, है ना, कोई बात नहीं, वॉयलेंस नहीं करना है. कॉन्जर्वेटिव who want to conserve the old traditions, who don't want to change, preserve the things. And radicals also who want change against, है ना, extremist जो भी extremes पे रहते हैं, moderates, and right wing, left wing and all shades of the center. अभी राइट लेफ्ट सेंटर क्या है यार, टाइम तो नहीं है, बट फटाफट से सुन लो, है ना, पेपर है तो ये चीज कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए करनी भी चाहिए, बट टाइम बहुत कम है, फिर बता रहा हूँ. फाइन, सुनो जरा. लेफ्ट राइट सेंटर, दिस इज लेफ्ट एंड राइट. इफ दिस इज द स्पेक्ट्रम, लेफ्ट विंग इज दैट which talks about poors, and someone who talks about poor always wants change, because who wants to live in poverty? Right wing people are those who talks about rich, and they actually are conservatives because they don't want change. Why rich want to change? Rich will become poor, no, if they'll be wanting change. This is right wing, this is left wing. Center is somewhere in between these, who are moderates. Okay, and both right and left are extremes also. Fine, this is a basic understanding of right and left and center. ये सारे विचारधारा के लोग कांग्रेस के अंदर थे. एंड कांग्रेस यूज्ड टू एक्ट लाइक अ प्लेटफॉर्म ऑफ न्यूमरस ग्रुप्स, इंटरेस्ट एंड इवन पॉलिटिकल पार्टीज टू टेक पार्ट इन नेशनल मूवमेंट. तो कांग्रेस पार्टी उस समय की एक मेजर पार्टी थी. अगर कोई और छोटी पार्टी एग्जिस्ट करती भी थी तो वो कांग्रेस को एज अ प्लेटफॉर्म यूज करती थी खुद को आगे रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना. मतलब तुम जितने मर्जी बड़े अच्छा गाते हो यार, सिंगिंग करते हो, यूट्यूब पर अपने वीडियोस डाल रहे हो, इंस्टाग्राम पे डाल रहे हो, बट अगर when you go to a big platform like Indian Idol or Voice of Punjab, then you will become instantly popular, no? So that platform was is important. Congress was like that platform for other parties as well if they want to participate in national movement. तो ये याद रखो बात, ठीक है. और कांग्रेस ने बहुत सारी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस और पार्टीज को अलाउ किया हुआ था अपने ही पार्टी में रहने के लिए. मतलब इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट कि कांग्रेस दूसरी पार्टीज को बोलती थी तुम्हारी पार्टी में ही मर्ज हो जाओ और एज अ सेपरेट पार्टी रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. सो दिस वाज हाउ कांग्रेस वाज एन आइडियोलॉजिकल कोलिशन एंड आल्सो अ सोशल कोलिशन, ठीक है. और जो लास्ट पॉइंट आता है कि कांग्रेस ने दूसरी पार्टीज को अलाउ किया हुआ था खुद में रहने के लिए ही. डिफरेंट पार्टीज विद इन द कांग्रेस पार्टी उनको फैक्शन बोला करते हैं. फैक्शन होता है अ ग्रुप विद इन अ बिगर ग्रुप. और ये चीज कांग्रेस के लिए वीकनेस नहीं बनी, उनकी स्ट्रेंथ बन गई. यही क्वेश्चन आएगा, देखो लिखा हुआ है, हाउ फैक्शनलिज्म बिकेम अ स्ट्रेंथ ऑफ कांग्रेस एंड नॉट वीकनेस. एंड सी टॉपिक्स नेम इज टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फैक्शंस. कांग्रेस से ये बात बहुत सीखने की है, टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फैक्शंस. जिसको टॉलरेंस आ गया और मैनेज जो अच्छा मैनेजर है वो पक्का ग्रो करेगा कांग्रेस की तरह, जैसे कांग्रेस ने 70 साल रूल किया, या फिर पहले 20-30 साल तो प्योर डोमिनेंस था. इंडिया इज लाइक डाइवर्स कंट्री लाइक अ जॉइंट फैमिली. कांग्रेस को ये बात पता थी, इसीलिए वो दूसरे ग्रुप्स को अपने अंदर कंज्यूम करता था और टॉलरेट करता था और फिर अच्छे से मैनेज करता था. दैट्स हाउ यू हैव टू लिव इन अ जॉइंट फैमिली. एंड देन जब भी आप ऐसे टॉलरेट और गुड मैनेजर होते हो तो आप फिर लॉन्ग टर्म गेम खेल सकते हो, है ना. व्हेन यू ग्रो टुगेदर यू गो लॉन्ग, है ना. जब अकेले चलते हैं तो शॉर्ट टर्म रह जाता है काम. दिस इज समथिंग व्हिच कांग्रेस न्यू बिकॉज इंडिया वाज रिप्रेजेंटिंग डाइवर्सिटी. हमारा मूल ही क्या है? विभिन्नता, उसमें एकता की बात है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, नो. दिस वाज समथिंग व्हिच कांग्रेस अंडरस्टूड एंड इट बिकेम अ स्ट्रेंथ फॉर कांग्रेस, है ना. इसीलिए कांग्रेस सिस्टम बन गया. सिस्टम का मतलब होता है इट वाज लाइक अ कॉमन सेंस फॉर एवरीवन कि यार किसको वोट करना है, कांग्रेस को ही करना है ना. अच्छा उस वाले ग्रुप को वोट करना है, अच्छा वो तो कांग्रेस का पार्टी है. इट वाज अ सोशल आइडियोलॉजिकल कोalition.
अगर कोई राइट विंग में बिलीव करता है, अच्छा राइट विंग वाला लोग कोई है कांग्रेस में, है यार, उसी कोई पार्टी को वोट दे देते हैं। अगर कोई फार्मर्स पीजेंट्स को सपोर्ट करता है, पीजेंट्स हैं क्या कांग्रेस में? बिल्कुल हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट हैं क्या? बिल्कुल हैं। विलेजर्स हैं? बिल्कुल हैं। वर्कर्स हैं, ओनर्स हैं, सब है। कांग्रेस ये जो फैक्शनलिज्म था उसकी स्ट्रेंथ बन गई, जिसकी वजह से कांग्रेस एक सिस्टम बन चुका था, है ना। So now when you'll give it a read, then you'll get to understand. It's very basic now, है ना। Whatever I have told you, you'll be writing this thing. That's it. ठीक है। बट कभी कभी 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, बट वो फैक्शंस या 1 मार्क में आ जाता है, 1 मार्क एमसीक्यू में आ जाता है। सो बेसिकली फैक्शंस आर द ग्रुप्स इनसाइड द पार्टी आर कॉल्ड फैक्शंस। दैट्स इट। ठीक है। नाउ अब कांग्रेस की डोमिनेंस की तो बहुत बात कर ली, मगर डेमोक्रेसी में देयर इज अ रोल ऑफ ओपोजिशन एज वेल। ऑल्दो ओपोजिशन बहुत कम था, मगर जितना भी था उसका क्या रोल था, इस पे अगर एक सवाल आएगा तो तुम क्या लिखोगे? ये तुम्हारे सामने कीवर्ड्स को मैंने बोल्ड करके लिखा हुआ है, देखो जरा क्या है। पहली बात तो वी नो दैट देयर वाज ओनली लिटिल रिप्रेजेंटेशन टू ओपोजिशन। भाई सेकंड नंबर पे सीपीआई आया है, फर्स्ट नंबर पे कांग्रेस की 364 सीट्स आउट ऑफ 489, सेकंड नंबर पे कम्युनिस्ट पार्टी की सिर्फ 16 सीटें, है ना, मतलब 20 गुना कम है इफ यू सी। ठीक है। एंड देन बट दे स्टिल प्लेड अ ग्रेट रोल इन मेंटेनिंग द डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द सिस्टम। यार इसे कंपेटिटर नो, तो कुछ तो डर लगा ही रहता है यार कि काम करना पड़ेगा, नहीं तो अगली बार ये जीत जाएंगे। उससे डेमोक्रेटिक करेक्टर मेंटेन रहता है सिस्टम का। कांग्रेस अदरवाइज वुड हैव बीन कन्वर्टेड, वुड हैव बीन कन्वर्टिंग इटसेल्फ इनटू अ डिक्टेटर लाइक पार्टी, है ना। हमारा काम भी फिर चाइना, सीरिया और क्यूबा जैसा हो जाता अगर ओपोजिशन ना होता तो। चाहे कुछ ही सीट्स थी, बट स्टिल क्या करते थे ओपोजिशन पार्टीज? प्रिंसिपल्ड क्रिटिसिज्म, उसूलों को लेके दूसरी पार्टी को, कांग्रेस को क्रिटिसाइज करना, है ना, जिससे उनको डर लगा रहा है कि कुछ गलत काम करेंगे तो भैया सवाल पूछ लेंगे पार्लियामेंट में ओपोजिशन पार्टीज, है ना। एंड वन मोर थिंग, इट केप्ट द रूलिंग पार्टी अंडर चेक एंड ऑफन चेंज्ड द बैलेंस ऑफ पावर विद इन द कांग्रेस। तो बोले कि कांग्रेस को तो हटा नहीं पाए, मगर अगर कांग्रेस के अंदर कोई ज्यादा ही मनमानी दादागिरी करता था तो कांग्रेस के अंदर बैलेंस ऑफ पावर को जरूर बदल देते थे। कौन सा लीडर ठीक है वही होना चाहिए, अदरवाइज को क्रिटिसाइज करते थे opposition parties. This is again a great thing. And one thing is by keeping political alternative alive. अब ये लाइन थोड़ी ध्यान से सुनना, a little difficult for you to understand in first instance. These parties prevented the resentment with the system from turning anti-democratic. Political alternative alive. Political alternative का मतलब है प्लान बी। और जब भी तुम्हारे पास प्लान बी होता है ना तो तुम कॉन्फिडेंट रहते हो। मतलब एक तो है कांग्रेस और दूसरी तरफ ओपोजिशन पार्टीज। और यार कोई भी इमॉर्टल नहीं होता है, हर एक का समय आना ही आना है। तो एक प्लान बी ओपोजिशन पार्टीज ने इंडियंस को दिया हुआ था कि अगर कल को कांग्रेस गलत काम करती है, कांग्रेस हार जाती है, तो हम खड़े हैं भाई रूल करने के लिए। This is backing which gives Indian citizens confidence कि कोई बात नहीं, this is political alternative. If not Congress then who? Opposition है भाई, है ना। और उससे एंटी डेमोक्रेटिक नहीं होता। इंसान ये नहीं सोचता कि अगर कांग्रेस चली गई तो यार मिलिट्री रूल लेके आएंगे, नहीं, ऐसा कुछ दिमाग में ख्याल नहीं आएगा। हमें पता है कि कांग्रेस नहीं होगी तो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो आके हमें रूल करेंगे, दैट्स फाइन, है ना। सो दिस इज अ थिंग। एंड लास्ट पॉइंट इज दे ग्रूम्ड द लीडर्स एटलीस्ट, जो फ्यूचर में, देखो कांग्रेस में कुछ लीडर्स हैं, ऑपोजिशन में कुछ लीडर्स हैं, और ऑपोजिशन में ऐसे महान लीडर्स रहे लाइक अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये तो कांग्रेस ने वैसे अपने कैबिनेट में भी रखे थे, बट अदरवाइज वाज पार्ट ऑफ ऑपोजिशन ओनली। अब ये जो लीडर्स हैं ऑपोजिशन में, कम से कम इनकी ग्रूमिंग तो हो गई ना। जो फ्यूचर में बहुत बड़े लीडर्स बन के आए, अटल बिहारी वाजपेयी बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, है ना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडिया, द बिगेस्ट पार्टीज नाउ बीजेपी। तो दिस वाज समथिंग व्हिच ऑपोजिशन आल्सो डिड। सो दिस वाज द रोल ऑफ ऑपोजिशन व्हिच यू विल राइट। क्वेश्चन आएगा, ये 5 तुम्हारे सामने पॉइंट्स रखे हुए हैं। 4 नंबर से ज्यादा क्वेश्चन आएगा भी नहीं, और 4 नंबर 4 पॉइंट्स कोई भी इनमें से लिख दोगे। इफ यू रिमेंबर 5 ओनली, राइट डाउन 5 आल्सो, ठीक है। दैट्स इट। देन वी हैव लास्ट क्वेश्चन। ये देखो क्या है, ये क्वेश्चन भी आया है,
ठीक है, तो इसको एक बार देखना और समझना। सवाल ये कह रहा है कि यार अगर तुम आज का माहौल देखो तो आज के माहौल में पार्लियामेंट में रूलिंग पार्टी और ओपोजिशन पार्टीज की लड़ाई बहुत ज्यादा ही गलत लेवल पे चली गई है। इट्स ऑल नॉइजी पार्लियामेंट और नफरत भरा माहौल एक दूसरे के बीच में, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में हो गया है ना। मगर ये कह रहे हैं कि शुरुआत जब भारत की हुई थी, आजाद भारत की, इंडिपेंडेंट इंडिया की, उस समय द पॉलिटिक्स वाज क्वाइट यूनिक एंड इंक्लूसिव। इंक्लूसिव मतलब डिसएग्रीमेंट्स आर फाइन बट उस लेवल की लड़ाई नहीं होती थी, उसको हमने एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करना है। एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो दैट जब फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए, उन फर्स्ट इलेक्शंस में नेहरू जी की गवर्नमेंट ने, जो इंटरिम गवर्नमेंट थी ना, बिफोर द फर्स्ट दैट रूल द कंट्री आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस एंड फर्स्ट जनरल इलेक्शंस, इंटरिम गवर्नमेंट में भी सी दिस, इंटरिम गवर्नमेंट मैंने अभी बताया तुम्हें, बिफोर फर्स्ट जनरल इलेक्शंस, और जब फर्स्ट जनरल इलेक्शन हो भी गए, इन दोनों ही टेन्योर्स में, इन दोनों टर्म्स में कांग्रेस ने ओपोजिशन लीडर्स को भी अपनी गवर्नमेंट का पार्ट बनाया, मिनिस्टर्स बनाया। जस्ट इमेजिन, अंबेडकर वाज नॉट पार्ट ऑफ कांग्रेस but still he was the first law minister. Just imagine, can you imagine nowadays Modi ji and Amit Shah inviting Rahul Gandhi to become a minister in their government? We cannot even think of that, but at that time it used to happen. Nehru ji made Ambedkar the first law minister and Shama Prasad Mukherjee also, which belonged to the Bharatiya Jana Sangh, opposition party के leaders को अपनी गवर्नमेंट में जगह दी। He also invited जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण जी को भी बुलाया गया था। जेपी नारायण आगे तुम पढ़ोगे, है ना, क्योंकि नेहरू जी खुद सोशलिज्म के बहुत फोंड थे। सोशलिज्म अब तुम पढ़ चुके हो, रिमेंबर फर्स्ट एंड ऑफ बाइपोलैरिटी का पहला क्वेश्चन है, वीडियो जाके देख लो, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म। और जेपी नारायण की पार्टी का नाम सोशलिस्ट पार्टी था और नेहरू जी सोशलिज्म के बहुत कायल थे। That's why he also invited JP Narayan to be part of his government, but JP although rejected that offer, that was a different thing, but at least he invited, no, so it was a great thing again. So that times politics was quite inclusive and unique, which is a great thing, ठीक है। so यही बात है, the kind of personal relationships and respect for political adversaries वो कम होती गई है, और उसका एक कारण है क्योंकि पार्टी कंपटीशन बहुत इंटेंस और बढ़ता गया, इस वजह से आपस में रिस्पेक्ट भी कम होती गई, ठीक है। यू कैन सी दिस इज द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिया। अब एक चीज, ये क्वेश्चंस तो मैंने बता दिए तुम्हें, दीज आर द 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस एंड मेजरली ऑल द चैप्टर ऑल्सो अराउंड 90% चैप्टर इज डन। इसके अलावा नोट्स में कुछ और क्वेश्चंस 2-4 मिलेंगे तुम्हें, वो देखने हैं। 4 पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बात है, चारों की चारों पॉलिटिकल पार्टीज तुम्हें पता होनी चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, सोशलिस्ट पार्टी है, एक भारतीय जनसंघ है और एक स्वतंत्र पार्टी है। और इन सबके लीडर्स भी, क्योंकि ना बहुत बार ये सारों पार्टीज के लीडर्स को इन पॉलिटिकल पार्टीज से मैच करने के लिए एमसीक्यू में देते हैं, मैच द फॉलोइंग में, वो थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट होता है। तो नोट्स में दिया हुआ है, मैंने बोल्ड करके लीडर्स दिए हुए हैं, तो तुम उसको प्रैक्टिस करो, लर्न करो, ताकि ये नंबर भी ना कटे, ठीक है, दैट्स इट। उसके अलावा नोट्स में एक और चीज दी हुई है, बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स के जो तुम्हें एनसीईआरटी में इमेजेस दिए हुए हैं, उनके बारे में कुछ कुछ लिखा हुआ है। तो मेन थिंग याद रख लेना, जैसे मैंने बताया अंबेडकर वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर, है ना, एंड खान दिस अबुल कलाम आजाद जो है, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ही वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, है ना, एंड इफ यू सी दिस अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर वाज द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर, ठीक है, दिस लेडी। तो ये तुम्हें बेसिक इन्फॉर्मेशन पता हो, ताकि एमसीक्यू में भी एक नंबर तुम्हारा ना कटे। अदरवाइज थ्योरी में तो जो मैंने करवा दिया है उसके अलावा कुछ आने वाला है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज पे भी डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा, आएगा तो एमसीक्यू में ही आएगा, बट स्टिल करके जाना है, कुछ नहीं पता है, सीबीएसई है ना। तो वी शुड एक्सेप्ट द अनएक्सपेक्टेड, फाइन, दैट्स इट। 3 दिन बचे हैं, लग जाओ काम पे। अगेन एंडिंग विद द सेम थिंग, डोंट डू सेल्फ पिटी,
बिल्कुल ये काम नहीं करना यार, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, पेपर से क्या हो जाएगा, नंबर आ भी गए तो कुछ नहीं होगा जिंदगी में, पेपर से कुछ नहीं होता, नंबरों से कुछ नहीं होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, फ्यूचर में जब तुम्हारे रिज्यूमे पे 10th क्लास में भी कम परसेंटेज दिखेगी तो सामने वाला क्या सोचेगा, भैया 10वीं तो इससे ढंग से पास हुई नहीं, तो यहाँ के खाक मेहनत करेगा आदमी। तो इट्स नॉट दैट मार्क्स डोंट मैटर, इट्स योर एटीट्यूड दैट मैटर्स, कि मुझे जो भी काम मिला है मैंने अच्छे से किया हमेशा, चाहे वो 10वीं थी, 12वीं थी, 11वीं थी। ठीक है, और वो अच्छे से निभाना है, सेल्फ पिटी नहीं करनी है, रोने नहीं बैठ जाना है, जो भी है पूरा कर देना है, क्रिब नहीं करना है। ठीक है, रात को नींद आ रही है, टाइम पे सो रहे हो नहीं सो रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 4-5 दिन से कोई हमारी तबीयत खराब नहीं होने वाली है। यू हैव दैट इम्यूनिटी, हैव दैट पॉजिटिव माइंडसेट, विनर्स एटीट्यूड, लूजर्स एटीट्यूड नहीं रखना है। ठीक है, विद दैट नोट ऑल द बेस्ट, लास्ट 3 days पूरी जान डाल दो।